हेलो डियर लर्नर्स, मैं डॉक्टर प्रिया सिंगला निर्माण कैंपस ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सुनाम की तरफ से डिप्लोमा ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के स्टूडेंट्स के लिए हमारी जो क्लासेस चल रही हैं उसमें हम यूनिट 18 जो आपकी DECE 1 ऑर्गेनाइजिंग चाइल्ड केयर सर्विसेज का कोर्स है आपका, उसमें हमारी यूनिट 18 हम आज कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले कि यूनिट 1 से लेके 17 तक की जितनी भी वीडियोस होंगी वो आपको निर्माण कैंपस ऑफ सुनाम के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी बड़ी आसानी से। आप सारी वीडियोस वहाँ पर देख सकते हैं। जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को ध्यान से सुन रहे हैं, मैं जो आपकी ये यूनिट 18 का है आपका सेशन, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाकी की सारी वीडियोस के लिंक एक बार डाल दूंगी, ताकि आपको अगर कहीं से लिंक नहीं मिल रहा है तो आप इसमें भी उसको देख सकते हैं। चलिए अब हम यूनिट 18 स्टार्ट कर लेते हैं। हमारी डिप्लोमा ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन DECE 1 कोर्स की यूनिट 18 डेवलपिंग कॉग्निटिव एबिलिटीज एंड अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट्स। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले है हमारा सिंबॉलिक थॉट एंड फैंटेसी, फिर थोड़ी सी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, एनिमीज़ के बारे में पढ़ेंगे, एनिमिज़म के बारे में, फिर कौन कौन से कंसेप्ट हैं उसके बारे में, और इमर्जिंग रीजनिंग स्किल्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं सिंबॉलिक थॉट एंड फैंटेसी। सिंबॉलिक थॉट एंड फैंटेसी एक्चुअल में होता क्या है? सिंबॉलिक थॉट क्या होता है? सिंबॉलिक थॉट एक कॉग्निटिव एबिलिटी है, यानी कि एक इंसान की दिमाग की योग्यता कि वो एक चीज़ को यूज़ करके दूसरी चीज़ को रिप्रेजेंट कर सके, जैसे कि फैंटेसी प्ले में शो होता है। फैंटेसी प्ले क्या होता है? जहाँ पर ऑब्जेक्ट्स या एक्शंस जो हैं वो अलग अलग चीज़ों के लिए स्टैंड करते हैं। कहते कि जैसे कि आप सब बात भी करते हैं, ठीक है, आपस में, या प्री स्कूल एज के बच्चों के साथ, या प्री स्कूल एज के बच्चे जो हैं वो आपस में खेलते भी हैं, चाहे थोड़े टाइम के लिए खेलें, ठीक है, या ज़्यादा टाइम के लिए खेलें। ये जो इंटरेक्शंस होती हैं आपस में बच्चों की, उससे हमें ये आइडिया मिलता है कि जो प्री स्कूलर्स होते हैं, जो प्री स्कूल के बच्चे होते हैं, उनको क्या पसंद है। कहते कि प्री स्कूलर्स जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं, उनकी करैक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ने से पहले ये सोचना बहुत ज़रूरी होगा। सबसे पहले जब हम करैक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे उसके पहले हम 10 मिनट के लिए थोड़ा सा पॉज ले लेते हैं, ठीक है। आप बच्चों से थोड़ी सी इंटरेक्शन कीजिए, कलेक्ट कीजिए कि बच्चों को क्या पसंद है, उनका क्या इंटरेस्ट है। फिर आप कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को लिस्ट डाउन कीजिए कि प्री स्कूलर्स क्या कर सकते हैं। क्या जब आप उनको बोलेंगे कि हमें पेंसिल्स दे दो, क्या वो आपको पेंसिल देंगे? क्या वो जो आपने उनके साथ राइम या कोई गाना गाया है, क्या वो उसको याद रख सकते हैं? क्या जो आपने उनको कोई इंस्ट्रक्शंस दी हैं वो उनको याद रख के फॉलो कर सकते हैं? क्या उनको कलर्स नेम पता हैं थोड़े से? क्या वो सिमिलर कलर की चीज़ों को आपस में मैच कर सकते हैं? क्या उनको फैमिलियर ऑब्जेक्ट्स के बारे में आइडिया है? अगर आप उनको कोई पिक्चर दिखा देते हैं किसी भी चीज़ की, क्या वो उसको पहचान सकते हैं कि ये उस चीज़ की पिक्चर है, ठीक है। या फिर आप उनको कोई पिक्चर दिखाते हैं जहाँ पर आप उनको बताते हैं कि 10 चीज़ें हैं, बाद में अगर आप उनको वो पिक्चर किसी मिसिंग चीज़ के साथ दिखाते हैं, क्या वो पहचान सकते हैं? क्या वो कॉमन एनिमल्स जो होते हैं उनको पहचान सकते हैं? या और
आपको उनके बारे में क्या पता है, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको लिस्ट डाउन करके रखनी है बच्चों के कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ने से पहले। कहते ये सारे एस्पेक्ट्स जो हैं वो आप ये जो नीचे एक स्पेस दी गई है आप उसमें लिख सकते हैं। जैसे ही आप ऐसा करते हैं आपको याद आ जाएगा कि जब 2 से 6 साल की उम्र के बच्चों 2 से 6 साल की उम्र के बीच के बच्चे जो होते हैं उनको हम सबको प्री स्कूलर्स बोलते हैं। उन सभी बच्चों की सोच में आपस में भी बहुत फ़र्क होता होगा इसी एज ग्रुप में। जैसे कि 2 साल के बच्चे की सोच में थोड़ा ज़्यादा फ़र्क होता है, 3 साल उससे डिफरेंट होता है हर उसमें। अगर आप 5 साल के बच्चे की बात करो, आप उनको बोलो कि क्या आप मुझे 6 पेंसिल दे दोगे, क्या वो जब आपको पेंसिल देंगे क्या वो करेक्ट जो नंबर है वो याद रख पाएंगे कि हमें आपको उनको हमने कितने नंबर ऑफ पेंसिल्स देने को बोला था। पर जो 3 साल के बच्चे ज़्यादातर होते हैं वो ऐसा नहीं कर पाते हैं। वो आपको पेंसिल्स का बंच इकट्ठा करके आपको दे देंगे और बोल देंगे कि ये 6 पेंसिल्स हैं। उनको नंबर 6 पता है कि नंबर 6 होता है, पर उनको ये नहीं पता होता कि उसका मतलब क्या है। तो आप अब प्री स्कूलर्स की कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को राइट डाउन करेंगे, उसके सामने उनकी एज लिखेंगे, फिर ये सोचेंगे कि एक बच्चे की एबिलिटी दूसरे बच्चे से कितनी का डिफर करती है और उसके पीछे क्या रीज़न है। कहते कि अब हम प्री ऑपरेशनल थिंकिंग के मेजर करैक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि एक इन्फेंट की सेंसरी मोटर थॉट से थोड़े डिफरेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप सब जानते हैं कि थोड़ा सिम्बलिकली सोचने की योग्यता को हम बोलते हैं प्री ऑपरेशनल थिंकिंग। अब आप सिम्बलिकली सोचने की योग्यता को कैसे डिफर करेंगे। कहते जब एक बार एक बच्चा सिम्बलिकली सोचता है, वो एक ऑब्जेक्ट की मेंटल रिप्रेजेंटेशन को अपने दिमाग में बिठाता है कि मुझे अगर कोई ऑब्जेक्ट है जैसे कि हम आप बच्चों से हम पूछ सकते हैं कि एक स्क्वायर है ना, एक स्क्वायर है। ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर हम किसको बोलते हैं। बच्चे आपको पिक्चर देख के बता सकते हैं पर वो आपको वर्बली नहीं बता पाएंगे कि स्क्वायर क्या होता है। इसी तरह से जब एक ऑब्जेक्ट की हम बात करते हैं तो बच्चे के माइंड में उसकी रिप्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, पिक्चर होती है उसके सामने कि ये स्क्वायर जो है वो इसको बोलते हैं। वो उसकी पिक्चर को इमेजिन कर सकते हैं कि वो एक्चुअल में कैसी दिखती है। एक बार जब बच्चा बिल्कुल सरलता से सोचना सीख जाता है तो वो सारे ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स का मेंटल रिप्रेजेंटेशन भी कर सकता है, और जब वो मौजूद नहीं होता है तब भी वो इन दोनों की तस्वीर बना सकता है। कहते कि अब वो सिर्फ उन चीज़ों के बारे में जानने की बजाय जो वो सिर्फ सुन या देख सकता है, कल्पना कर सकता है कि क्या मौजूद हो सकता है। इससे उसे और ज़्यादा जानने में मदद मिलेगी। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दी है। कहते कि एक प्लांट
जब बच्चा एक प्लांट की तरफ देखता है जो कि ड्रूप कर रहा है यानी कि लटक रहा है, 4 साल का बच्चा कहेगा कि इसको पानी नहीं मिला। तो इससे ये क्लियर है कि उसने प्लांट के गिरे होने का कारण जो है वो बता दिया। कहते कि आपको याद होगा कि किसी भी कॉज का अनुमान लगाने की जो क्षमता है वो सेंसरी मोटर स्टेज के 6th सब स्टेज में उभरने लगती है। इस स्टेज में जो एबिलिटी होती है वो एलिमेंट्री होती है। एलिमेंट्री मीन्स प्राथमिक होती है, पहले मतलब सबसे पहले उसको किया जाता है, माना जाता है। प्री स्कूल पीरियड में क्या है कि बच्चा जो है वो इस तरह के इन्फ्रेंसेस बनाने के योग हो जाता है किसी भी ज़्यादा कम्प्लेक्स या बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ थिंग्स के लिए। ओके अब आगे है कि लर्निंग लैंग्वेज और ड्राइंग जो हैं वो अदर इंडिकेटर्स हैं जो ये दिखाते हैं कि बच्चा जो है वो सिंपलिकली सोच रहा है। इनफैक्ट जो लैंग्वेज है उसको बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ किया जाता है एज अ मीन ऑफ अ सिम्बॉलिक थिंकिंग। एक बच्चा अपना फर्स्ट वर्ड अपने फर्स्ट बर्थडे के आसपास बोलता है और जब वो 1 से 2 साल के बीच में होता है या वो तब बोलता है, ठीक है, सॉरी, अपना फर्स्ट बर्थडे पे फर्स्ट वर्ड बोलता है और 1 से 2 साल के पीरियड के बीच में वो 100 वर्ड्स के आसपास बोलना शुरू कर देता है। 2 साल की एज के बाद बच्चे में मेंटल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंबॉलिक थिंकिंग जो है वो इस्टेब्लिश होनी शुरू हो जाती है। और उसके बाद क्या है, बच्चा क्या है, वर्ड्स को बहुत ही तेजी के साथ सीखना शुरू कर देता है। हम यहाँ पर इतना डिटेल नहीं पढ़ेंगे इसके बारे में क्योंकि अगली जो यूनिट है वो पूरी लैंग्वेज डेवलपमेंट के ऊपर है कि प्री स्कूल ईयर्स में लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसे होती है। ठीक है, हम यहाँ पर मतलब जो बच्चे की ड्राइंग है उसके बारे में भी हम आगे वाले ब्लॉग्स में पढ़ेंगे। अब एक तो था हमारा थिंकिंग, सिंबॉलिक थिंकिंग का, दूसरा है हमारा फैंटेसी। फैंटेसी क्या है, ये सिंबॉलिक थिंकिंग का दूसरा एविडेंस है। ये फैंटेसी जो है वो सेंसरी मोटर थॉट से प्री ऑपरेशनल थॉट को डिफरेंट बनाता है। जो प्री स्कूलर्स का पूरा संसार होता है वो फैंटेसीज से भरा होता है और वहाँ पर विश्वास करना, ठीक है, उनकी इमेजिनेशन की रिचनेस को रिफ्लेक्ट करता है। अब इस एस्पेक्ट को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, फैंटेसी और इमेजिनेशन को। कहते जैसे आप सब लोग जानते हैं कि जो सेंसरी मोटर पीरियड होता है उसमें एक इन्फेंट चीज़ों को मैनिपुलेट करके खेलता है, ठीक है, वो स्ट्रिंग को पुल करता है टॉय मोंकी को मूव करने के लिए, या फिर वो ड्रम को बीट करता है ताकि उसमें से साउंड प्रोड्यूस हो। अब ये जो खेल में इमेजिनेशन की एलिमेंट होती है, ठीक है, ये सेंसरी मोटर पीरियड्स में ऐड होती है। अब प्री स्कूल ईयर्स के शुरुआत में क्या है कि प्रिटेंड गेम्स जो होती हैं वो बहुत सिंपल होती हैं। जैसे कि बच्चे की जो इमेजिनेशन की एबिलिटी होती है वो प्रॉपरली डेवलप हो जाती है, तो ये जो गेम्स हैं ये और ज़्यादा डिटेल्ड बन जाती हैं। ठीक है, जैसे अब 2.5 साल के बच्चा है एक तुतुल, जब वो स्टिक के साथ खेलता है
तो वो स्टिक लेके हाथ में ग्राउंड में मूव करना शुरू कर देता है। जब उसकी सिस्टर उससे पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो, ठीक है, तो वो कहता है कि मैं डॉगी वॉक कर रहा हूँ। वो कहता है डॉगी वॉक, ठीक है। इसके विपरीत क्या है कि एक 4 साल की बच्ची पिंकू, उसका मेक बिलीव का जो कंसेप्ट है वो और भी ज़्यादा इलेबोरेट होता है। वो एक पेपर के साथ स्ट्रिंग को बांधती है और दौड़ना शुरू कर देती है, उसको अपनी बॉडी से थोड़ा सा दूर पकड़ते हुए। वो ये प्रिटेंड करती है कि पेपर एक बर्ड है जो कि उसको फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब मेक बिलीव के कंसेप्ट में बच्चे क्या हैं, वो अपना जो एक पहाड़ के पीछे है ना, अपना जो प्रिटेंड होता है उनका वो छिपाते हैं। फ्लोर के नीचे क्राउच जो होते हैं, जैसे कि फ्लोर के नीचे क्राउच होते हैं ताकि बर्ड उनके तक ना पहुंच सके, ठीक है। जैसे मतलब ये है कि अगर बर्ड उनके पीछे दौड़ रहा है पेपर बन के, तो वो ये देख रहे हैं कि एक पहाड़ जो है उसके पीछे छुपने का नाटक करते हैं, या फिर फ्लोर के ऊपर काउच के नीचे छुपने का नाटक करते हैं ताकि बर्ड जो है वो उनके तक ना पहुंच पाए। वो रोल्स को रिवर्स भी कर देते हैं, गेम में अपने अकॉर्डिंगली वेरिएशंस भी करते ही रहते हैं। अगर आप प्री स्कूलर्स को मदर, फादर, ग्रैंडफादर, शॉपकीपर, नाइट वॉचमैन या फार्मर की तरह आप प्रिटेंड करते हुए भी देख सकते हैं। अब जो प्री स्कूलर्स होते हैं वो इमेजिनरी सिचुएशंस या स्टोरीज को किसी दूसरे को बता भी सकते हैं। ये एक मेक बिलीव का नया कंसेप्ट है। आपने शायद कई बच्चों को ऐसा करते हुए सुना भी होगा, जैसे कि एनिमल्स, बर्ड्स और बच्चे जो कि प्री स्कूलर्स हैं, उनके फेवरेट थीम्स जो होते हैं उनके बारे में वो कुछ ना कुछ बताते रहते हैं। जैसे अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हुए एक 5 साल का बच्चा एक एनकाउंटर को नरेट करना शुरू कर देता है। कोर्स की इमेजिनेशन को कि जंगल में एक लॉयन है, उसके साथ वो नरेट करना शुरू कर देता है। वो कहता है कि हम जंगल को क्यों गए थे, कैसे वो वहाँ पर एक शेर से मिला, उसके साथ बातचीत की, फिर उसके साथ लड़ाई भी हुई और फिर वो जीत भी गया। दूसरा बच्चा वो क्या, उसकी दूसरे लॉयन के साथ मीटिंग हुई, इसके बारे में उसने बात करना शुरू कर दिया। उसने कहा कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था, पहले बच्चे से भी ज़्यादा, है ना। तो उसने भी लॉयन को कैसे हराया वो उसके बारे में बताना शुरू कर देता है। इसी तरीके से ये स्टोरी कंटिन्यू रहती है और बच्चे टर्न बाय टर्न अपनी लड़ाई की डिटेल्स के बारे में बताते जाते हैं कि एक बच्चा कहता है मैं ब्रेव हूँ, दूसरा बच्चा कहता है कि मैं ब्रेव हूँ। कई प्री स्कूलर्स होते हैं जो कि एक इमेजिनरी प्लेमेट भी इन्वेंट कर सकते हैं, जिसकी की अपनी ही अपीयरेंस होती है और अपना ही उसका एक करेक्टर होता है। कहते इमेजिनरी प्लेमेट क्या है कि वो एक ऐसा प्लेमेट अपना इमेजिन कर लेते हैं जो कि उनके साथ खेलता है ना। मेट के बारे में मतलब मेट का मतलब होता है कि उनके साथ ये प्लेमेट कोई लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, कोई एनिमल या बर्ड जो कि उनको हर वक्त कंपनी करता हो जहाँ पर वो जाते हैं। अब एक बच्चा जो है वो अपनी कन्वर्सेशन को कभी कभी कैरी ऑन करता है और प्लेमेट के साथ गेम्स को खेलता रहता है,
ठीक है। अब ये नीचे एक बॉक्स है जिसमें एक शौकत प्ले कर रहा है अपने इमेजिनरी प्लेमेट से। कहते जब शौकत 3.5 साल का था तो उसकी मदर ने कई बार उससे किसी से बात करते हुए सुना। ऐसा जब शौकत ने 3 से 4 बार किया तो उसकी मदर ने उससे पूछा कि तुम किससे बात कर रहे हो। तो उसने कहा कि मैं अपने फ्रेंड गोविंद से बात कर रहा हूँ, जबकि वहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं था। उसकी मदर ने पूछा गोविंद कहाँ है। बच्चे ने कहा कि वो मेरे साथ खेल रहा है। उसकी मदर को अब समझ आ गया था कि बच्चा जो है वो प्रिटेंड कर रहा है ना। तो उसकी मदर ने उससे पूछा कि वो कहाँ रहता है। शौकत ने चेस्ट की तरफ पॉइंट आउट करते हुए कहा और बोला कि यहाँ, अपनी चेस्ट की तरफ पॉइंट आउट करते हुए बोला कि कहाँ। तो उसने कहा यहाँ। साथ ही जब वो अपना खाना खा रहा होता है तो शौकत ये प्रिटेंड करेगा कि गोविंद जो है बिल्कुल उसके साथ बैठा है। वो उसको मोरसेल ऑफर करता है, उसको थोड़ी देर के लिए अपने पास पकड़ के रखता है, उसको खाने के लिए पूछता है, ठीक है। फिर उसको अपने ही मुंह में डाल लेता है। वो गोविंद को खेलने की टर्न भी देता है। वो टॉय कार को दूसरी साइड को पुश करता है जहाँ पर गोविंद को वो सपोज करता है कि गोविंद बैठा हुआ है और उसको बोलता है कि तुम मेरे साथ खेलो। फिर वो दूसरी साइड उठ के जाता है, ठीक है, और खुद ही कार के साथ खेलना शुरू कर देता है कि ये प्रिटेंड करके कि वो ही गोविंद था। थोड़े टाइम बाद जब वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आता है तो कहता है गोविंद क्या तुमने खेल ख़त्म कर लिया, नाउ अब वो मुझे दे दो आप। कई बार क्या होता है बच्चे इस मेक बिलीव में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो ये भूल जाते हैं कि ये सच्ची में इमेजिनेशन है, ठीक है। वो इस तरह से बिहेव करते हैं जैसे कि ये बिल्कुल ही रियल हो। एक दिन शौकत की मदर जब अपने फ्रेंड के दोस्त के घर गई, अपने फ्रेंड के घर गई, तब वो उसको साथ ले गई वहाँ पर। तो उसकी फ्रेंड जो है वो शौकत के इमेजिनरी प्लेमेट से फैमिलियर थी। उसने उससे पूछा कि गोविंद कहाँ है। शौकत ने कहा वो सो रहा है। घर में काफ़ी ज़्यादा शोर था, गेस्ट बहुत ज़्यादा थे। फिर जब उसने बाद में शौकत को थोड़ा सा इंसिस्ट किया कि चलो हम घर चलते हैं, तो वो कहता कि गोविंद जो है वो उठ जाएगा। प्रिटेंड प्ले एक फन की बजाय बच्चों को ये भी समझने में हेल्प करता है कि वो अपनी डिसअपॉइंटमेंट या डर की फीलिंग के साथ डील कर रहे हैं और साथ ही साथ वो अपनी कन्फ्लिक्ट सिचुएशन के साथ भी डील कर रहे हैं। कहते कि हमने पहले के ब्लॉग्स में भी पढ़ा हुआ है कि एक रज़ा था, ठीक है। वो अपनी गुस्से की फीलिंग को कम करने के लिए क्या करता था, अपने जो उसका टॉय था हॉर्स, उसको अपने पापा की बेल्ट से मारता था। एक दूसरा बच्चा जिसको उसकी मदर रूम में लॉक कर देती थी, बाद में वो अपने मंकी टॉय को एक कॉर्नर में बिठाता था और उसके दूसरे टॉयज़ के साथ खेलना शुरू कर देता था। जब वो दूसरे टॉयज़ के साथ खेल रहा होता था तब वो अपने मंकी टॉय की तरफ देखता था और कहता था वहीं बैठे रहो, तुमने प्लेट तोड़ी है। इसी तरह से बच्चा जो है वो सिचुएशन को एक्ट करता है जिसमें वो बहुत अपसेट फील करता है, गुस्सा फील करता है, वो अपनी फीलिंग्स को खुल के एक्सप्रेस नहीं कर सकता है। तो वो इन चीज़ों को ऐसे सीन्स या इमेजिनरी प्ले करके एक्सप्रेस करते हैं।
इसके बाद है हमारी सम कॉग्निटिव एबिलिटीज। सबसे पहले है टेकिंग अनदर पर्सन्स पर्सपेक्टिव। कहते जब हम किसी चीज़ को किसी दूसरे इंसान के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एबिलिटी होती है और ये हमारी सोशल इंटरेक्शन का बेस भी बन जाती है। अगर हम किसी दूसरे के पर्सपेक्टिव को कंसीडर नहीं कर पाते हैं तो हम इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे कि लोग कैसे फील करते हैं और कैसे सोचते हैं। एक मीनिंगफुल जो एक्सचेंज होती है वो भी पॉसिबल नहीं हो पाएगी। पियाजे ने बच्चों की इस एबिलिटी की डेवलपमेंट को पियाजे ने इस एबिलिटी को बच्चों की डेवलपमेंट में ट्रेस किया है। उसने कहा है कि जो प्री स्कूल के बच्चे होते हैं वो चीज़ों की तरफ पूरी तरह से अपने पर्सपेक्टिव से देखते हैं। वो अपने खुद के फ्रेम रेफरेंस से चीज़ों को देखते हैं। प्री स्कूलर फील करते हैं कि दूसरे लोग उनको देख रहे हैं, समझ रहे हैं और उनके एक्शंस को और इवेंट्स को पूरी अच्छी तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं जैसे कि वो कर रहे हैं। वो ये एज्यूम कर रहे हैं कि दूसरे उनको देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं और जो वो काम कर रहे हैं उसको फील भी कर रहे हैं। वो ये सोचते हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं जो कि दूसरे कर सकते हैं। अगर वो अनहैप्पी फील कर रहे हैं तो दूसरे भी अनहैप्पी फील करेंगे। अगर वो अपनी आईज को क्लोज कर रहे हैं तो वो किसी चीज़ की तरफ नहीं देख सकते, तो ये भी एज्यूम करते हैं कि जो बाकी लोग हैं रूम में वो भी नहीं देख सकते हैं। पियाजे ने बच्चों की इस क्वालिटी, इस सोच की क्वालिटी को ईगोसेंट्रिज्म कहा है। उसने कहा है कि बच्चे जो हैं, जो प्री स्कूलर्स होते हैं, वो ये नहीं समझते हैं कि दूसरा पर्सन उस चीज़ की तरफ बिल्कुल अलग तरीके से देखता है और उसकी दूसरे पर्सन जो है उसका अलग तरह का कंक्लूजन भी निकाल सकते हैं। एक एक्सपेरिमेंट है जो कि दूसरों के पर्सपेक्टिव्स के लिए किया गया है। पियाजे ने क्या एक्सपेरिमेंट किया? 4 से 11 साल की उम्र के बच्चे के साथ इस एक्सपेरिमेंट में उसने एक 3 डायमेंशनल मॉडल बनाया जिसमें 3 माउंटेन्स थे और उनकी हाइट जो थी वो अलग अलग थी और कलर भी जो थे वो अलग अलग थे। उसने उन 3 माउंटेन्स को टेबल्स के ऊपर रख दिया, उनके आसपास 4 चेयर्स रख दी। बच्चों को बोला कि तुम इसके आसपास वॉक करो और देखो, माउंटेन को हर तरफ से ध्यान से देखो। तो एक बच्चा जो है वो एक चेयर के ऊपर बैठ जाता है और दूसरी चेयर के ऊपर एक वुडन डॉल। बच्चे को फिर एक 10 फोटोग्राफ्स दी जाती हैं। हर फोटो में जो माउंटेन होता है उसका डिफरेंट व्यू होता है और बच्चे को बोला जाता है कि तुम वो पिक्चर को इसमें से उठाओ जिसमें तुम्हें लगता है कि माउंटेन जो है वो बिल्कुल इनकी तरह दिखता है। बहुत सारे प्री स्कूलर्स होते हैं जो ऐसा कर लेते हैं, फिर भी बच्चे को बोला जाता है कि पिक्चर को उठाओ जो कि आपको ऐसे लगता है कि इस डॉल को इस तरह से दिखता होगा। अब यहाँ पर ये है कि डिफरेंस जो है वो बच्चे ही देख सकते हैं। जो बहुत छोटे प्री स्कूलर्स होते हैं वो कोई भी पिक्चर को पिक कर लेते हैं जो ये दिखाती है
कि मतलब उनको दूसरे के पर्सपेक्टिव से उसका कोई भी आइडिया नहीं होता है। पर्सपेक्टिव्स जो थोड़े से बड़े होते हैं, जैसे कि 5 साल की उम्र के होते हैं, वो पिक्चर को उठाते हैं जो कि उनको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे पिक्चर को वो देखते हैं, ना कि डॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जो पर्सपेक्टिव है वो ये दिखाता है कि बच्चे ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो वुडन डॉल है वो भी माउंटेन को देख रही है, जैसे कि हम देखते हैं। अब जब बच्चा 6 से 7 साल की उम्र के बीच में चला जाता है, तब बच्चे जो हैं वो ये रियलाइज़ करना शुरू कर देते हैं कि माउंटेन का जो व्यू है वो डिफरेंट है जब एक डॉल की पोजीशन से उसको देखा जाएगा। बट फिर भी वो राइट पिक्चर को नहीं चूज कर सकते हैं, वो गैस ही करते हैं। वो एक पिक्चर को उठाते हैं, फिर दूसरी को, और उसके बाद फिर दूसरी को। जब 9 साल की उम्र में पहुंच जाते हैं तो सारे बच्चे जो तकरीबन होते हैं वो सही पिक्चर को उठा लेते हैं। अब प्याजे के व्यू से क्या है कि बच्चा जो है वो इस काम को तभी सही तरीके से करने के योग्य होता है जब उसको ये समझ आए कि चीज़ें जो हैं वो दूसरे के पर्सपेक्टिव से अलग दिखती हैं। उसके बाद भी एक रिसर्च हुई है जिसमें क्या बताया गया है, कई रिसर्चर्स ने स्टडीज़ की हैं प्याजे की थ्योरी को वेरीफाई करने के लिए, जो कि ये बताती हैं कि जो प्री स्कूलर्स हैं वो, जो ऊपर उनके लिए सिचुएशन क्रिएट की गई थी, एक एक्सपेरिमेंट क्रिएट किया गया था कि प्री स्कूलर्स उनका राइट आंसर क्यों नहीं दे सके, इसका क्या रीज़न है। उन्होंने कहा कि इसका एक ही रीज़न है, एक ये रीज़न है कि उनके लिए ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। दूसरा ये है कि जो बच्चे अपनी डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं उससे भी ये थोड़ा सा अलग था। रिसर्चर का कहना है कि बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल्स हैं जो बच्चे की डे टू डे लाइफ में होती हैं, जो ये दिखाती हैं कि प्री स्कूल बच्चे समझते भी हैं, जैसे कि दूसरा पर्सन क्या सोच रहा है और क्या फील कर रहा है। जैसे कि पहले कोई ब्लॉग था, उसमें ये बताया गया था कि 2 से 3 साल का जो बच्चा होता है वो एम्पथी शो करता है। इसका मतलब ये है कि बच्चे जो हैं वो दूसरे इंसान के पर्सपेक्टिव से एक इवेंट को देखने के लायक होते हैं और ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एक पर्सन क्या फील कर रहा है। 4 एंड 5 साल का जो बच्चा होता है वो थोड़ा कम बोलता है और सिंपल सेंटेंस बोलता है, जबकि वो इन्फेंट से बात कर रहा है और वो बेबी टॉक ही यूज़ करता है। वो ये दिखाता है कि वो इस बात के बारे में अवेयर हैं कि इन्फेंट जो है वो कम्प्लेक्स सेंटेंसेस को नहीं फॉलो कर सकता, इसीलिए वो उनसे बात करते हुए बहुत सिंपल सेंटेंस को यूज़ करते हैं। ये भी देखा गया है कि जब एक्सपेरिमेंटल सॉल्यूशंस है ना, किसी प्री स्कूलर ने अगर कोई रियल लाइफ एक्सपीरियंस से कोई चीज़ ली होती है तो फिर उनकी जो एबिलिटी है वो किसी दूसरे इंसान के पर्सपेक्टिव से देखने की होती है। एक और एक्सपेरिमेंट जो बाद में किया गया, रिसर्चर ने दिखाया कि प्री स्कूल के पास 2 मॉडल्स थे, 2 पुलिसमैन और एक डॉल।
बच्चे को ये बताया गया कि डॉल ने कुछ गलत किया है, इसीलिए वो मॉडल में दीवार के बीच में छुपी हुई है इस तरीके से कि पुलिस उसको नहीं देख सकती है। ये टास्क जैसे वो ऊपर माउंटेन एक्सपेरिमेंट वाला था उसकी तरह ही है, जो कि बच्चा प्री स्कूल बच्चा एक सिचुएशन को इमेजिन करेगा। बच्चा अपने आप को डॉल की प्लेस पर इमेजिन करेगा और कोई कॉर्नर ढूंढेगा जहां पर पुलिस उसको नहीं देख सकती है। पर माउंटेन एक्सपेरिमेंट की तरह बिल्कुल भी नहीं कि जो मेजॉरिटी ऑफ बच्चे होते हैं वो इसको सक्सेसफुली कर लेते हैं, वो डॉल को हाइड कर सकते हैं जहां पर पुलिसमैन उसको नहीं ढूंढ सकता है। इसके पीछे रीज़न क्या है कि रिसर्चर जो होता है वो ये महसूस करता है कि ये जो टास्क है वो रियल लाइफ से रिलेटेड है। हर दिन लाइफ में जो बच्चे होते हैं वो कभी कभी ऐसी चीज़ें ज़रूर करते हैं जिनसे कि वो अवेयर होते हैं। देखिए जहाँ पर ये पुलिसमैन है, ठीक है। अब पुलिसमैन जो 1 है, यहाँ पर पुलिसमैन 1 है, यहाँ पर पुलिसमैन 2 है। पुलिसमैन 1 जो है वो ए और बी को देख सकता है, पुलिसमैन 2 जो है वो बी और डी को देख सकता है, ठीक है। तो डॉल जो है वो सिर्फ सी में छुप सकती है। अब किसी दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या है कि रिसर्चर ने एक कार्ड लिया, कार्ड के एक साइड पे कुत्ते की पिक्चर थी और दूसरी साइड पे कैट की पिक्चर थी। प्री स्कूलर बच्चे को कार्ड की दोनों साइड दिखाई गई। कार्ड को वर्टिकली बच्चे और रिसर्चर के बीच में रख दिया गया ताकि रिसर्चर जो है वो एक एनिमल को देख सके और बच्चा दूसरे को देख सके। तो जब पूछा गया कि रिसर्चर कौन सा एनिमल देख रहा है तो 3 साल का बच्चा ये बताने के योग्य था कि रिसर्चर वो एनिमल देख रहा है जो कि दूसरी तरफ बना हुआ है, जो कि वो खुद नहीं देख सकता। बट अगर टास्क को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बना दिया जाए तो जो दोनों रिसर्चर और बच्चे हैं उनको बोला जाए कि वो डिफरेंट एंगल से सेम एनिमल को देखें, तो प्री स्कूल बच्चा जो है उसके लिए ये इमेजिन करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि रिसर्चर डिफरेंट व्यू से देख रहा है। इस केस में वो गलत आंसर दे सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जितनी भी ये सारी रिसर्च हुई हैं वो पियाजे की थ्योरी को अप्रूव नहीं करती हैं कि प्री स्कूलर्स ईगोसेंट्रिक है। और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो कि ये दिखाते हैं कि प्री स्कूल एज के जो बच्चे हैं वो अपने ही पर्सपेक्टिव पे लिमिटेड होते हैं, ठीक है। अगर किसी बच्चे को बोला जाए कि ये पिक्चर आप रिसर्चर को दिखा दो, तो वो बच्चा रिसर्चर को पिक्चर इस तरफ से दिखाएगा कि वो खुद भी उस पिक्चर को देख सकता हो। तो इसमें क्या है, बच्चे को ये नहीं पता कि रिसर्चर उसको देख सकता है कि नहीं देख सकता है। जब बच्चे को बोला जाए कि तुम अपनी उंगलियों के नेल्स दिखाओ, ठीक है, तो वो अपने नेल्स को अपनी हथेलियों के साथ थोड़ा ऊपर की तरफ कर लेगा, ठीक है, और नेल्स जो है वो अंदर की तरफ कर लेगा ताकि वो उसको खुद देख सकता हो। कहते कि अब हमने इतने एविडेंस देखे, कोई कॉन्ट्राडिक्टरी भी थे, कोई सिमिलर केस में भी थे, क्या हमें इससे ये पता चला कि एक प्री स्कूल बच्चे में भी ये एबिलिटी होती है कि वो दूसरे इंसान के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देख सकता है या समझ सकता है। फाइनल एनालिसिस में हम ये कह सकते हैं कि बच्चा चाहे किसी के पर्सपेक्टिव से देख सकता है, चाहे सिचुएशन को
नहीं देख सकता है। दोनों चीज़ें हैं, देख भी सकता है और नहीं भी देख सकता है। ये हर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। ये पॉसिबल नहीं है कि अगर एक बच्चा जो है वो कम्प्लीटली ईगोसेंट्रिक हो, वो दूसरे किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकता है, पर हो सकता है कि वो ज़्यादा चीज़ों को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हो। जो छोटा बच्चा होता है वो चीज़ों को ज़्यादा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है। जो बड़ा बच्चा होता है हो सकता है वो किसी दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को भी देख सकता हो। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा मैचिंग। तीन और 4 साल का जो बच्चा होता है, जब आप उसको ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करके दे देते हो जिसमें सिर्फ 2 ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल होते हैं और बाकी के डिफरेंट होते हैं, और बच्चों को बोला जाता है कि जो सिमिलर है उसको आप 2 पिक्चर्स को ढूंढो। इसी तरह से असॉर्टमेंट के लिए जहाँ पर सारे ऑब्जेक्ट्स सेम हैं, सिर्फ एक को छोड़ के आप बच्चों को बोल सकते हो कि इसमें से जो डिफरेंट है उसको ढूंढो। इससे ये पता चलता है कि बच्चे में मैचिंग की एबिलिटी है या नहीं है। आपको ये देखने को मिलता होगा कि प्री स्कूलर्स की जो मैचिंग एबिलिटी होती है वो सिंपल एक्टिविटी को डिज़ाइन करके भी पता की जा सकती है। आप उनसे पूछिए कि उनको बोलिए कि लीव्स को पिक करो जो कि बिल्कुल सेम है एक दूसरे की तरह, जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट लीव्स की कलेक्शन पड़ी होगी। जो बच्चा है वो ऑब्जेक्ट्स को मैच कर सकता है अगर वो ये फॉलो करे कि वो सेम और डिफरेंट के कंसेप्ट को समझता है। सेम और डिफरेंट चीज़ों के कंसेप्ट को समझने की, अलग अलग करने की जो उनकी एबिलिटी है वो कॉग्निटिव स्किल्स के अंडर आती है। ये एक पढ़े लिखे होने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट स्किल है। कहते जैसे कि एक बच्चा जो है वो लेटर्स के बीच में भी डिफ्रेंशिएट करने के योग्य होता है, जैसे कि M और W के बीच में, D और O के बीच में छोटे लेटर्स होते हैं M, D और B उनके बीच में, जो कि बिल्कुल सिमिलर दिखते हैं। जो सेम का बेसिक कंसेप्ट और डिफरेंट का बेसिक कंसेप्ट है वही डिस्क्रिमिनेशन की तरफ जाता है। इससे बच्चे को ये समझने में भी हेल्प मिलती है कि सिमिलैरिटी और डिफरेंशिएशन का क्या कंसेप्ट होता है। नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिफाइंग कॉमन रिलेशंस। कहते प्री स्कूल चिल्ड्रन जो होते हैं वो कॉमन प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या 2 ऑब्जेक्ट्स के रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये सेम है या नहीं है। इस एबिलिटी को हम बोलते हैं आइडेंटिफाइंग कॉमन रिलेशंस। ये मैचिंग से थोड़ा अलग होता है। मैचिंग में हमेशा हमें आइडेंटिकल पेयर्स ढूंढने होते हैं, जबकि जो कॉमन रिलेशंस होते हैं उसमें एक पेयर ढूंढना होता है जो कि नॉन आइडेंटिकल यानी कि सिमिलर नहीं दिखता है। ये पेयर्स होते हैं क्योंकि इनमें कुछ ना कुछ कॉमन होता ही होता है। ये ओपोजिट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि अप का ओपोजिट डाउन है, इस तरह से हॉट का ओपोजिट कोल्ड है, या कई ऐसी भी आइटम्स हो सकती हैं जो कि एक साथ जाती हों, जैसे कि शूज़ और सॉक्स, कॉम्ब और हेयर, फ्लावर्स और वास। ये कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप भी इनमें हो सकता है, जैसे कि क्लाउड और रेन। बेसिकली बच्चा क्या करता है, जब वो ऑब्जेक्ट्स को पेयर करता है कॉमन रिलेशन के
पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, फिर वो क्वेश्चन को आंसर कर सकता है कि कौन से दो ऑब्जेक्ट हैं जो एक दूसरे के साथ किसी ना किसी तरीके से रिलेट करते हैं। इस एबिलिटी में रीजनिंग स्किल्स इन्वॉल्व होती हैं। ये जो एबिलिटी है वो प्री स्कूल ईयर्स में डेवलप होती है। कहते कि आप इस एबिलिटी के बेसिस के ऊपर बच्चों के लिए एक इंटरेस्टिंग प्ले एक्टिविटी भी ऑर्गेनाइज कर सकते हो। ये जो एक्टिविटी होती है ये आपको बच्चों की कॉमन रिलेशंस को आइडेंटिफाई करने की एबिलिटी को समझने में मदद मिलती है। ऐसी एक एक्टिविटी 18.2 बॉक्स में भी दी गई है, जैसे कि कार्ड्स बनाए 4-4 सेंटीमीटर मतलब स्क्वायर है ना, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर के कार्ड्स बनाए थिन कार्डबोर्ड से, जैसे कि नोटबुक्स के कवर हों। हर कार्ड के पेयर के ऊपर 2 ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ किया जिनका आपस में सेम रिलेशन हो, जैसे कि एक कार्ड के ऊपर आपने टेबल ड्रॉ कर दिया और दूसरे के ऊपर आपने चेयर ड्रॉ कर दी। इसी तरीके से आपने एक कार्ड्स का पेयर रेडी कर लिया, फिर इसी तरह से दूसरा कार्ड्स का पेयर रेडी कर लिया, फिर आपने ये कार्ड्स बच्चों को दे दिए और उनको बोला कि इन कार्ड्स को एक साथ लगाओ जो कि एक दूसरे से किसी ना किसी तरीके से रिलेट करते हों। आपको बच्चों को थोड़ा एक्सप्लेन भी करना पड़ सकता है कि एग्जैक्टली आपका मतलब क्या है, कैसे उनको इन कार्ड्स को अपने आप से पेयर करना है। अब जो ऑब्जेक्ट आपने कार्ड्स पर ड्रॉ करे हैं वो ऐसे भी हो सकते हैं कि बच्चे उसको समझ सकते हों और उनको इसका कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस भी रहा हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने मून और रॉकेट के पेयर को बना दिया, ठीक है, वो इसी तरह से है जैसे कि यंग प्री स्कूलर्स को इसके कनेक्शन के बारे में नहीं पता होगा और ना ही वो इसको पेयर कर पाएंगे, पर ये भी पॉसिबल है कि 5 और 6 साल का बच्चा जो है इन दोनों के रिलेशंस को समझ सके क्योंकि वो इस कंसेप्ट से फैमिलियर हो। इसीलिए ये जो कार्ड्स होते हैं ये उनको दूसरे के तरीके को समझने में हेल्प करते हैं। वो ये भी बता सकेंगे कंसेप्ट्स के बारे में कि बच्चे इसके बारे में फैमिलियर हैं या नहीं हैं। अगर आप डिफरेंट एज के बच्चों के साथ ये कार्ड यूज़ करते हैं तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन सी एज में बच्चों की अंडरस्टैंडिंग किस तरह की है। नेक्स्ट है हमारा कंजर्वेशन। कहते कि प्याजे ने और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स किए कंजर्व एबिलिटी को समझने के लिए। कंजर्वेशन का मतलब क्या है? कि किसी भी सब्सटेंस की जो क्वांटिटी है या अमाउंट हम जिसको बोलते हैं वो सेम होती है, अगर उसकी शेप चेंज हो जाए तो भी, अगर उस चीज़ को एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में ट्रांसफ़र कर दिया जाए तो भी, अगर काफ़ी टाइम तक उसमें कुछ ना भी ऐड किया जाए या उसमें से कुछ ना भी बाहर निकाला जाए, वो सेम ही रहती है। उसको लगता है कि इस कंसेप्ट को समझना इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है, एंड ये इमेजिन करना बहुत हार्ड होता है कि कैसे कोई दूसरा इंसान इसके बारे में सोच सकता है। पियाजे ने ये फाइंड आउट किया कि जो प्री स्कूलर्स होते हैं वो कंजर्वेशंस के कंसेप्ट को नहीं समझ पाते हैं। उसको लगता है कि कंजर्व करने की एबिलिटी प्री स्कूल के बाद डेवलप होती है। अब कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं
पियाजे का एक्सपेरिमेंट क्या है, कहते हैं उसके एक क्लासिक एक्सपेरिमेंट जो कि उसने कंजर्वेशन ऑफ सब्सटेंस पे किया था, वो क्या है। पियाजे ने एक प्री स्कूल बच्चे को एक क्ले की बॉल दे दी और उसको बोला कि वो एग्जैक्टली इसी तरह की दूसरी बॉल को बनाए, इसी तरह से बिल्कुल बिग बॉल और थोड़ी सी हैवी बॉल को बनाए। फिर उसने उसको कहा कि अगर क्ले की अमाउंट भी दोनों बॉल्स में बिल्कुल सेम होनी चाहिए। सारे बच्चों ने एग्री किया कि अमाउंट जो थी वो सेम थी। फिर जैसे कि वो दिख रही थी, उसने जो क्ले का लंप था उसको स्क्वैश कर दिया और उसको बिल्कुल फ्लैटन आउट कर दिया। अब बच्चों को पूछा कि क्या अमाउंट जो क्ले थी वो बिल्कुल सेम थी, उसने वो जो बिल्कुल फ्लैटन किया था उसकी तरफ पॉइंट आउट करके, या फिर ज़्यादा थी या इससे ज़्यादा उसमें होनी चाहिए थी। ठीक है, अब प्री स्कूल चिल्ड्रंस आमतौर पर ये सोचते हैं कि इन दो पीसीस में जो क्ले की अमाउंट थी वो डिफरेंट है। ठीक है, जब उसको बिल्कुल मैश कर दिया गया, दूसरे शब्दों में कि वो कंजर्व नहीं कर पाते हैं। पियाजे ने कहा कि उनकी कंजर्वेशन कंजर्व करने की ये एबिलिटी की जो डेवलपमेंट है वो 3 स्टेजेस में ही प्रोग्रेस करती है। जो एक यंग प्री स्कूलर होता है 4 से 5 साल का, वो इस चीज़ को बिल्कुल भी कंजर्व नहीं कर पाता है। ये फर्स्ट स्टेज होती है जिसपे कोई भी कंजर्वेशन नहीं होती है। नेक्स्ट स्टेज है हमारी ट्रांजिशनल स्टेज, जिसमें बच्चा कुछ सिचुएशंस को कंजर्व कर सकता है और कुछ को नहीं। सॉरी, वो इस कंसेप्ट को डेवलप कर रहे हैं बट अभी तक ये स्टेबल नहीं है, इसीलिए वो अपने माइंड को चेंज कर सकते हैं एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन पर मूव करने में। अब थर्ड स्टेज है जब बच्चा कंसिस्टेंटली लगातार कंजर्व करता है, कोई मैटर नहीं करता कि ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म हुआ है या नहीं हुआ है। ये होता है जब बच्चा 8 से 10 साल की उम्र में आ जाता है। अब वो एम्पैथेटिकली ये कह सकते हैं कि जो अमाउंट थी क्ले की वो दोनों में बिल्कुल सेम थी, मतलब कि वो कंजर्व करने के योग्य हो गए थे। इसी तरह से सिमिलरली क्या है, पियाजे के दूसरे एक्सपेरिमेंट में जो कि कंजर्वेशन टेस्ट करने के लिए था, अमाउंट की कंजर्वेशन को टेस्ट करना। प्री स्कूलर्स को 2 सेम गिलास दिखाए गए जिनमें कि दोनों में सेम हाइट तक वाटर फिल किया गया था। फिर उनसे ये पूछा गया, उनसे पूछने पर प्री स्कूलर्स ने एग्री किया कि दोनों कंटेनर्स में जो पानी की अमाउंट है वो बिल्कुल इक्वल है। जब जैसे ही बच्चे देख रहे थे, जैसे बच्चे देख रहे थे तो एक ग्लास से पानी उसने तीसरे ग्लास में पोर कर दिया, जो कि थोड़ा सा, जैसे ये इसमें दिखाया गया ना कि जो कि थोड़ा ब्रॉड था ग्लास और दूसरे गिलास से थोड़ा छोटा भी था। इस ग्लास में जो एक गिलास में से उसने थर्ड ग्लास में वाटर पोर कर दिया। ठीक है, अब इस ग्लास में ऑब्वियस है जो पानी है वो थोड़ा कम हाइट पे लगेगा क्योंकि ग्लास जो है वो थोड़ा चौड़ा है। अब बच्चों से पूछा गया कि क्या दोनों ग्लासेस में पानी की अमाउंट सेम है या छोटे में ज़्यादा है। तो बहुत सारे प्री स्कूलर्स ने ये कहा कि
जो टॉल और पतला गिलास है उसमें ज़्यादा पानी है। वो ये भूल गए कि उन्होंने खुद देखा था कि उसने जो दूसरा गिलास था उसी की क्वांटिटी उसमें ट्रांसफ़र की थी थोड़ी देर पहले ही। वो ये एग्री करते हैं कि कोई भी पानी एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया गया इसमें, और ना ही इसमें से कोई पानी निकाला गया जब एक गिलास से दूसरे गिलास में ट्रांसफ़र करा। बट फिर भी वो यही कह रहे हैं कि जो छोटा गिलास है उसमें पानी कम है ट्रांसफ़र करने के बाद भी। अब यहाँ पर क्या हुआ कि उनकी अटेंशन जो है वो इस बात की तरफ गई कि पानी की जो हाइट है वो दोनों ग्लासेस में डिफरेंट डिफरेंट है। उन्होंने कहा कि उनमें से एक ग्लास में ज़्यादा पानी है और दूसरे में कम पानी है। उन्होंने दोनों ग्लासेस की चौड़ाई को बिल्कुल भी डिफरेंस जो था आपस में नोट नहीं किया। सॉरी। पियाजे ने ये फाइंड आउट किया कि क्ले वाले एक्सपेरिमेंट में बच्चों ने जो डेवलपमेंट शो की थी वही इसमें भी शो की है। जब बच्चे तीनों स्टेजेस के थ्रू पास थ्रू होंगे जैसे कि पहले हुए थे, जब वो 8 या 9 साल की उम्र के आसपास पहुंच जाएंगे तब वो इसको समझ पाएंगे कि दोनों ग्लासेस में बिल्कुल सेम अमाउंट ऑफ वाटर था। अब जो दूसरी सिंपल एक्सपेरिमेंट थी उसने ये शो किया कि बच्चों का जो प्री स्कूल बच्चे थे उनकी थॉट का आस्पेक्ट उसमें शो हुआ। बच्चों को 2 इक्वल लेंथ की स्टिक्स दिखाई गई जो कि बिल्कुल उनके सामने रख दी गई, जैसे कि ये स्टिक्स हैं। दोनों स्टिक्स जो कि बिल्कुल इक्वल थी, दिखने में भी इक्वल थी। जब बच्चों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हाँ जी ये बिल्कुल इक्वल है। फिर एक स्टिक को उनकी आँखों के आगे से रिमूव कर दिया गया, ठीक है, थोड़ा सा, जैसे कि बिल्कुल ये सामने इक्वल पड़ी हैं, फिर थोड़ा सा इसको खिसका दिया गया। तो अब प्री स्कूलर्स ने कहा कि प्री स्कूलर से पूछा गया कि क्या अब दोनों स्टिक्स इक्वल है या एक दूसरी से थोड़ी सी लंबी है। तो पियाजे ने ये देखा कि जो प्री स्कूल एज के बच्चे हैं वो आमतौर पर यही कही जा रहे हैं कि एक थोड़ी सी लंबी है, दूसरी थोड़ी सी छोटी है। ज़्यादातर बच्चों ने यही फील किया कि एक दूसरी से लंबी है। जो थोड़े बड़े एज के प्री स्कूलर्स थे उन्होंने कहा कि दोनों स्टिक्स एक लेंथ की हैं, चाहे उनको मूव कर दिया हो या नहीं कर दिया हो। अब प्याजे ने क्या एक्सप्लेनेशन दी कि प्री स्कूलर्स ने क्यों इस मैनर में आंसर किया, उनकी क्या थिंकिंग थी।
ठीक है। अब पियाजे ने क्या रीजनिंग दी है, एक रीज़न ये है कि बच्चे जो हैं वो अपनी सोच को रिवर्स नहीं कर सकते हैं, वो अपने स्टेप्स को रीट्रेस भी मेंटली नहीं कर सकते हैं। बच्चों के लिए अगर कंजर्व होना है तो पहले मेंटली पानी को दोबारा ओरिजिनल ग्लास में डालना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसी या फिर क्ले को जो बॉल बना दी गई थी उसको फिर फ्लैटन पीस बनाना पड़ेगा। दूसरे शब्दों में ये है कि उनको जैसे कि पहले हुआ था वहीं वापस करके दिखाया जाए तो शायद बच्चे इस चीज़ को समझ सकते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर सिचुएशन को रिवर्स करके उनको समझाया जाए तो शायद वो इस चीज़ को समझ सकते हैं। पियाजे ने इसका रीज़न ये निकाला था, ठीक है। अब पियाजे के अकॉर्डिंगली बच्चा स्टेज डेवलपमेंट की नेक्स्ट स्टेज में एंटर कर गया, जिसको हम बोलते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल पीरियड। अब दूसरा रीज़न क्या है, सबसे पहले वाला रीज़न है रिवर्सिबिलिटी ऑफ थिंकिंग, दूसरा रीज़न है सेंटरिंग। सेंटरिंग क्या है, प्री ऑपरेशनल थिंकिंग का एक करेक्टरिस्टिक्स है। इसका मतलब ये है कि बच्चे जो हैं वो एक ऑब्जेक्ट के सिंगल और स्ट्राइकिंग फीचर की तरफ ही अटेंशन को पे कर सकते हैं और दूसरों को निग्लेक्ट कर देती हैं। वो सिर्फ एक ही एस्पेक्ट्स के ऊपर फोकस एक ही एस्पेक्ट के ऊपर फोकस कर सकते हैं। उसकी रीजनिंग को ये चीज़ डिस्टॉर्ट कर देती है, ठीक है। अब जो प्री स्कूलर्स हैं, जो प्री स्कूलर हैं उनके लिए ये ढूंढना मुश्किल हो जाता है कि एक ऑब्जेक्ट के अलग अलग फीचर्स क्या हैं। वो एक ही बार अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी तरफ देखते हैं, जिससे क्या है जो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर होता है वो उसको नोट कर लेते हैं। जैसे कि पानी के एक्सपेरिमेंट की अगर हम बात करें तो प्री स्कूलर्स ने सिर्फ ग्लास की दोनों ग्लास की चौड़ाई पे कंसंट्रेट किया। उन्होंने कहा कि जो चौड़ा ग्लास है उसमें ज़्यादा पानी है क्योंकि वो चौड़ा है, ठीक है। और कईयों ने क्या कहा कि मतलब उन्होंने क्या किया, पानी की हाइट के ऊपर कंसंट्रेट किया कईयों ने, और उन्होंने कहा कि पानी जो है जिसमें ज़्यादा हाइट है उसमें ज़्यादा पानी है। उन्होंने हाइट और विड्थ को एक बच्चे ने एक ही साथ कंसीडर नहीं किया। ओके, इसके बाद ये तो पियाजे ने जो रिसर्च की थी वो है। उसके बाद जो और भी कोई रिसर्च हुई हैं वो क्या हुई हैं और उन्होंने क्या शो किया है, उसमें ये देखने को मिला है कि जो प्री स्कूल चिल्ड्रन होते हैं वो कई केसेस में कंजर्व कर सकते हैं। रिसर्चर्स ने क्या फाइंड आउट किया है कि अगर हम एक ग्लास से दूसरे ग्लास में पानी पोर करते हैं, उस ग्लास में पानी पोर करते हैं जिस ग्लास को बाहर से ना देखा गया हो, मतलब ग्लास को सारी तरफ से कवर किया गया हो, बच्चे उस ग्लास की हाइट को ना देख सकते हो, तो वो इसको कंजर्व कर सकते हैं। इसमें ये देखा गया है कि प्री स्कूलर्स एक बार चीज़ों को कंजर्व कर सकते हैं अगर उनसे वो चीज़ें
छुपाई गई हों। अगर कोई और चीज़ उनको सामने दिख जाए तो वही उनकी सोच के ऊपर इन्फ्लुएंस करती है। अगर ग्लास उनको दोबारा से दिखा दिया जाए तो बच्चे जो हैं अपनी जजमेंट को चेंज कर लेंगे। कहते कि अब दूसरा इसमें क्या एग्जाम्पल है कि ऐसे बच्चे जो इस तरह की फैमिलीज़ को बिलोंग करते हैं जहाँ पर पोट्री जो है वो लाइवलीहुड का ही मतलब होता है, मतलब उनको वहाँ पर क्ले दी जाती है ताकि वो अलग अलग चीज़ों अलग अलग शेप्स में क्ले को बना सकें। यहाँ पर जो प्री स्कूल चिल्ड्रन होते हैं वो ये समझते हैं कि जो क्ले की अमाउंट है वो शेप के साथ साथ चेंज नहीं होगी, मतलब बच्चे इसको कंजर्व करने के योग्य होते हैं। अब इसका कंक्लूजन क्या है कि हम ये कह सकते हैं कि प्री स्कूलर्स जो होते हैं वो स्पेशल कंडीशंस के अंडर कंजर्वेशन को शो कर सकते हैं, सिर्फ जहाँ पर कोई भी डिस्ट्रैक्शंस ना हो और सिचुएशन बिल्कुल फैमिलियर हो। ठीक है, मतलब अगर कंजर्वेशन का स्टेप जो कंसेप्ट है वो स्टेबल ना हो, ठीक है, फिर उसमें मतलब जो बच्चों का कंजर्वेशन का कंसेप्ट है वो स्टेबल नहीं है। ठीक है, अगर बच्चों का कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शंस होंगे तो बच्चे अपना कंजर्वेशन की जो अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी है उसको खो देते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अगर रिवर्सिबिलिटी हो, ठीक है, तो भी बच्चा जो है नेक्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में उसको समझ सकता है, जो कि कंक्रीट ऑपरेशनल पीरियड होता है। नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन और ग्रुपिंग। क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुपिंग को हम कल की क्लास से स्टार्ट कर लेते हैं। कहते कि इसमें प्याजे क्या करेगा कि कैसे बच्चे जो हैं वो क्लासेस के कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं और कैसे वो क्लासीफाई यानी कि ऑब्जेक्ट्स को क्लासीफाई करना शुरू कर देते हैं। ये पढ़ने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि क्लासेस और क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है। जब एक ऑब्जेक्ट या इवेंट के कोई भी सेट्स होते हैं, ग्रुपिंग होती है, उसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है, वो एक मिलके एक क्लास बनाते हैं। इसी कारण जैसे कि हमारी क्लास ऑफ बुक्स हम बोल सकते हैं, क्लास ऑफ फ्लावर्स, मतलब किसी भी चीज़ का जब ग्रुप होता है तब हम उसको क्लास बोलते हैं। अ क्लास ऑफ एनिमल्स या इसी तरह से। अब क्लासीफाई का मतलब यहाँ पे क्या है कि जब हम ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग ग्रुप्स या क्लासेस में क्लासीफाई करते हैं यानी कि सॉर्ट आउट करते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये कहेंगे कि जब एक बच्चा, जैसे मान लीजिए आप उसको 5 फ्लैश कार्ड्स देते हैं या 6 फ्लैश कार्ड्स देते हैं, आप उसको बोलते हो कि जो एक ही, मान लीजिए 5, आप बच्चे को 5 फ्लैश कार्ड देते हैं जो कि कलर से रिलेटेड है, 5 देते हैं जो एनिमल से रिलेटेड है, 5 देते हैं जो कि बर्ड से रिलेटेड है, वो मिक्स करके आपने बच्चों को दे दिए। बच्चों को बोला कि आप इसको क्लासीफाई करो उनके थीम के बेसिस के ऊपर। इसको हम बोलते हैं क्लासीफाई करना। अब क्लास में कहते कि सबसेट्स भी हो सकते हैं, सब क्लासेस भी हो सकती हैं। जैसे कि अगर हम क्लास ऑफ फ्लावर्स की बात करें तो उसमें आगे रोज़, मैरीगोल्ड, डैफोडिल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, अब सब क्लास रोज़ जो है उसके अलग करेक्टर, उसके सेम करेक्टरिस्टिक्स नहीं होंगे जैसे कि बाकी फ्लावर्स के होंगे, है ना।
तो जो रोज़ है वो ये बताता है कि वो एक फ्लावर है। हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी रोज़ नहीं है जो कि फ्लावर नहीं है, बट ओपोजिट क्या है कि यहाँ पर कोई भी फ्लावर नहीं है जो कि रोज़ नहीं है। ये सही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर और भी वैरायटीज़ हैं फ्लावर्स की। अब यहाँ पर हम क्लासेस और सब क्लासेस के एक और एग्जांपल लेते हैं। कहते हैं कि जब हम कहते हैं कि यहाँ पर बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम में कोई भी स्टूडेंट्स नहीं है जिनके मार्क्स 50% से ज़्यादा आए हों, इससे हमें क्या कंक्लूड करने को मिलता है कि सारे स्टूडेंट्स बैचलर्स डिग्री के हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि सारे स्टूडेंट्स के 50% से ज़्यादा मार्क्स आए हैं, जबकि हम कह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर स्टूडेंट जो कि बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम में है उसके 50% से ज़्यादा मार्क्स आए हैं। बट रिवर्स क्या है कि एनी वन हु हैज़ 50% मार्क्स इज इन द BDP इज़ नॉट ट्रू, ठीक है। कि कोई भी बच्चा जिसके 50% से ज़्यादा मार्क्स आए हैं वो बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम में है, ये जो सिचुएशन है वो ट्रू नहीं है, क्योंकि और भी स्टूडेंट्स दूसरे प्रोग्राम्स में हो सकते हैं जिसके कि 50% से ज़्यादा मार्क्स आए होंगे। इसीलिए जो स्टूडेंट्स की क्लास है जिनके 50% से ज़्यादा मार्क्स आए हैं उसमें स्टूडेंट्स की सब क्लासेस भी हो सकती हैं। क्लासेस और सब क्लासेस के कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें डे टू डे एक्टिविटीज़ को देखना होगा। टाइम के साथ एक इंसान जो है वो एडलेसेंट बन जाता है, वो अपनी लॉजिकल थिंकिंग में मास्टरिंग कर लेता है और क्लासीफाई करने के एबिलिटी भी उसमें आ जाती है। जब एक बच्चा इस स्टेज पे पहुंचता है तब वो अपनी कई एबिलिटीज़ को डेवलप कर लेता है। वो ये भी समझना शुरू कर देता है कि क्लास क्या है, कैसे एक क्लास दूसरी क्लास से रिलेट करती है। पियाजे इस चीज़ को डिटर्मिन करने की कोशिश करता है कि कैसे लाइफ में पहले बच्चों ने क्लासिफाई करना शुरू किया, सिमिलर ऑब्जेक्ट्स को एक साथ रखना शुरू किया। पियाजे ने एक्सपेरिमेंट्स दिए कई, ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।